वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश में अंतर होता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस का मतलब क्या हो गया, जिसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, और अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, शुद्ध निवेश आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और डेप्रिसिएशन जो होता है उसको घिसावट व्यय भी कहते हैं, या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो स्थिर पूंजी होती है उसका उपभोग भी कहा जाता है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सामान्यतः स्वीकार्यता का संबंध है। विनिमय बिल, बॉन्ड, मुद्रा या बैंक ड्राफ्ट। तो सामान्यतः लेन देन के लिए प्रयोग की जाती हैं, और जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं उसको हम एक तरह से कह सकते हैं मनी, मुद्रा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं। अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो कौन से बैंक देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक एक तरह से क्या करते हैं, अल्पकालीन समय के लिए भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, ऋण देने का कार्य करते हैं, जमाएं स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ अगर देखिए उनके द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है उसकी मात्रा को थोड़ा वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन कागजी नोटों का जो निर्गमन है वो नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ज्यादा ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी साख नियंत्रण का जो मुख्य कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट किसको कहा जाता है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जिसके द्वारा व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं, और यदि व्यापारिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता है और बाजार में उससे कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो अंतिम रूप से वो केंद्रीय बैंक के पास में जा सकता है। मतलब केंद्रीय बैंक को इसीलिए हम क्या कहते हैं, अंतिम ऋणदाता का कहा जाता है। नेक्स्ट है, नोट निर्गमन पर किस बैंक का एकाधिकार होता है। नए नोट इशू करने का जो मोनोपोली पावर है वो किस बैंक के पास में होता है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसके पास में होता है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण क्या है। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति, जैसे देखो लागतों में वृद्धि होने से अगर मुद्रास्फीति आएगी वो तो लागत जनित है, लेकिन मांग अगर बढ़ती है उसके कारण अगर मुद्रास्फीति आएगी तो उसका कारण क्या हो सकता है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज की दर है अगर उसमें कमी आ जाती है तो ब्याज की दरों में कमी होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, और उससे जो मुद्रास्फीति आएगी उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति से क्या होगा, हमेशा जीवन निर्वाह लागत में कमी आती है, या जीवन स्तर में कमी आती है, वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, या फिर मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है कीमतों में वृद्धि होने से। तो ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, समग्र मांग में वृद्धि से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। ठीक है, अब देखिए समग्र मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इससे मांग जनित मुद्रास्फीति स्थिति जो है, स्फीति है, यहाँ पे स्फीति कर लेना, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। उसका कारण हो सकता है कि जो समग्र पूर्ति वक्र है वो एक तरह से क्या हो, पूर्ण बेरोजगार हो, इस तरीके से, मतलब समग्र पूर्ति अगर स्थिर है, ठीक है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो तो क्या है, कांस्टेंट। अब एग्रीगेट सप्लाई के कांस्टेंट होने पर, स्थिर होने पर अगर मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, समग्र पूर्ति अगर क्या है, पूर्ण बेरोजगार है। ठीक है, पूर्ण बेरोजगार का मतलब समग्र पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था गर्त के बाद और शिखर से पहले आती है। ठीक है, व्यापार चक्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यापार चक्र की ये जो स्थिति होती है, ठीक है, ये आपका होता है गर्त बिंदु कहते हैं इसको, और ये जो ऊपरी बिंदु होता है उसको हम कहते हैं शिखर। ठीक है, इसके बाद में क्या होती हैं, एक तो आती हैं रिकवरी आती हैं, और फिर आता है विस्तार, हम कह सकते हैं एक्सपांशन कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो गर्त हैं ये वाला बिंदु और ये जो शिखर हैं, इनके बीच में शिखर से पहले और गर्त के बाद में इनमें से कौन सी अवस्था आएगी, विस्तार की। नेक्स्ट देखिए, विस्तार एवं संकुचन की समय अवधि जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था वही व्यापार चक्र की जो स्थिति होती है, बिजनेस साइकिल। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा, या तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करों की दर में परिवर्तन, चेंज इन टैक्स रेट, एक तरह से क्या है, फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, राजकोषीय नीति से। बाकी ब्याज की दर है, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण है, बैंक दर है, ये सारे एक तरह से मौद्रिक नीति से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद का घटक नहीं है। ठीक है, जीडीपी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो उपभोग व्यय है सी लिया जाता है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिया जाता है, और प्लस हम करते हैं इसमें शुद्ध निर्यात व्यय एक्स माइनस एम को भी लेते हैं, सी प्लस आई प्लस जी होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय निवेश व्यय आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया आपका, जी आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे उपभोग व्यय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ब्याज की जो दर दे रखी है यहाँ पे ब्याज वो सम्मिलित नहीं होता, ये घटक नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय ऐसे जो आय विधि होती है ना उसमें अगर गणना करेंगे तो ब्याज जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सारे आपको दे रखे हैं वो व्यय विधि के दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है। नेक्स्ट है, इन ए बूम, तेजी की स्थिति में क्या होता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आती है तो इससे क्या होगा, नए नए जो उत्पादक कार्य उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे जो रोजगार का स्तर है वो बढ़ेगा और बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी, कम होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, त्वरक सिद्धांत के अनुसार निवेश किसमें परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, त्वरक सिद्धांत क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग में अगर परिवर्तन होता है तो इससे क्या होगा, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनकी मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, निवेश या पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, उपभोग के ऊपर। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, केन्ज का निवेश सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, किन्स का जो निवेश सिद्धांत है मुख्य रूप से उसने क्या किया था, निवेश के लिए अगर हम देखें तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC की जो अवधारणा दी थी, लेकिन साथ ही साथ उसने MEI का भी प्रयोग किया था। ठीक है, निवेश की सीमांत क्षमता सिद्धांत का भी, दोनों का प्रयोग किया था और दोनों के बीच में अंतर को उन्होंने अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं किया था। ठीक है, इसलिए केन्ज का जो सिद्धांत जाना जाता है वो यहाँ पे इन दोनों में से होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, देखिए जीडीपी में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, कृषि क्षेत्र का होगा, औद्योगिक क्षेत्र का होगा मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा होगा आपका सेवा सर्विस सेक्टर का। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जा रहा है, तो ये क्या दर्शाएगा कि जो भारत है वो एक तरह से क्या कर रहा है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय के मापन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाएगा। पुराने फ्रिज का जो विक्रय मूल्य है या पुराने फ्रिज को बेचने से जो आय प्राप्त हुई है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। गृहिणी की सेवाओं का मूल्य ये भी सम्मिलित नहीं, इन दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और हमको भी यही पूछा हुआ है कि किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बी और सी दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है।
ठीक है, कृषि आय की गणना करने के लिए कृषि क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन देखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी, आउटपुट मेथड, उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित करता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, भारत में गरीबी का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक तरह से इनकम, आय का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं आय विधि करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ की गई थी। एक पैकेज कार्यक्रम इसको हम कह सकते हैं, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा का कौन सा कार्य लेखे की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मुद्रा में क्या गुण होता है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है उसको मापा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, 2015 में। ऑप्शन सी। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र में त्वरक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक्सीलरेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा सबसे पहले यूज की गई थी इकोनॉमिक्स में। तो करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.एम. क्लार्क के द्वारा 1917 में इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। और इसके बाद में सैमुअल्सन है, हिक्स हैं, गोडविन है, इन सभी ने क्या किया, इसका प्रयोग किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।